Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. And in this video I am going to continue the chapter of history class 9th, Nazis and the rise of Hitler. In the previous video, we saw that how Hitler got the support of the public and how he managed to make his party the biggest party in Germany. He was elected democratically, but the next topic is just opposite of it. The destruction of democracy. डेमोक्रेसी को तबाह करेगा. क्या मतलब है इसका? सीधी सी बात है, वो डिक्टेटर बनेगा तो डेमोक्रेसी कहां टिक पाएगी. चलिए देखते हैं कैसे बना वो डिक्टेटर. हाउ ही डिसमेंटल डेमोक्रेसी. हिटलर को देश का चांसलर बनाया गया. 30 जनवरी डेट याद है ना, 30 जनवरी 1933. 32 में इलेक्शंस हुए थे एंड ही वाज मेड चांसलर बाय द प्रेसिडेंट हिडनबर्ग. हिडनबर्ग ने उसे चांसलर बनाया था. और जरा देखना, चांसलर कौन होता है? कैबिनेट का हेड. हमारे देश में कैबिनेट का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, तो वहां पे चांसलर होता है. सो सिंपल आप समझिए, हम एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर ही आप समझ लीजिए. हिटलर और नाजीज जो चाहते थे वही हो गया. अब जब उसके पास पावर आ गई तो उसने सबसे पहला कदम यही उठाया कि मुझे डेमोक्रेसी को खत्म करना है. आई हैव टू डिसमेंटल डेमोक्रेसी. एक रहस्यमय, एक मिस्टीरियस फायर ब्रोक आउट इन द रशियन इन द जर्मन पार्लियामेंट ऑन 28 फरवरी 1933. एक महीना नहीं हुआ अभी, एक महीने के अंदर ही एक पार्लियामेंट में आग लग गई. एक मिस्टीरियस फायर. आप समझ ही सकते हो, मिस्टीरियस वर्ड यूज किया है तो किसका हाथ होगा इसमें. और उसके बाद हिटलर ने इनडेफिनिट टाइम्स तक के लिए पब्लिक के जो राइट्स थे, जो वीमर रिपब्लिक ने दे रखे थे, गारंटीड कॉन्स्टिट्यूशन दे रखे थे, वो सब सस्पेंड कर दिए. कोई राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एसोसिएशन बनाना, सब छीन लिया कि कुछ समय तक आपको नहीं मिलेगा ये भी. उसके बाद हिटलर अपने आर्च एनिमीज की तरफ मुड़ा, जो उसके कट्टर दुश्मन थे, जिन्हें वो अपना दुश्मन मानता था, कम्युनिस्ट वगैरह इन लोगों के खिलाफ. उसके बाद एक पैराग्राफ में थोड़ा सा पार्ट दिया हुआ है कि इतनी फाइल सर्वाइविंग थी, इतनी बच गई, इतनी जल गई, ये सब. ये सारा रिकॉर्ड जो है मैं आपको चैप्टर के एंड में समझाऊंगा, क्योंकि इसका कनेक्शन वहां से है, यहां से कनेक्शन नहीं है. इस तरह थोड़ा बाद में पढ़ेंगे. ये जो थोड़ा सा पार्ट पढ़ा वो कंसल्टेशन कैम्प वाली 4-5 लाइन ऊपर नीचे, क्योंकि अभी समझाऊंगा तो आपको थोड़ा वो रिलेशन समझ में नहीं आया. चलिए उसके बाद क्या हुआ. 3 मार्च 1933, सारे 3 मिल गए. 3 3 मार्च 33. व्हाट अ कोइंसिडेंस. हिटलर ने उस दिन एक लॉ पास किया, एनेबलिंग एक्ट, और उस लॉ के पास होते ही हिटलर देश का डिक्टेटर बन गया. डिक्टेटर बन गया. अब वो रूल बाय डिग्री कर सकता था, अपनी मर्जी से रूल कर सकता था. वहां पे किसी को भी पॉलिटिकल पार्टी बनाने का अधिकार नहीं था. नो वन हैज अ राइट टू फॉर्म एनी ऑफ द एसोसिएशन. सारे ग्रुप, सारे एसोसिएशन इनवैलिड थे एक्सेप्ट नाजीज ऑर्गेनाइजेशन. केवल नाजीज के ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के सब कुछ इनवैलिड था वहां पर. अब पूरे देश पे केवल और केवल कंट्रोल कर रहे थे हिटलर एंड द नाजीज. लेकिन कंट्रोल करने के लिए कुछ और भी चाहिए होता है, फोर्स, आर्मी. तो देश में पहले से ही आर्मी थी, लेकिन हिटलर ने अपनी एक अलग आर्मी बनाई. अपनी, ये समझ लो कि हिटलर ने अपनी एक नई सर्विलेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस बनाई. हालांकि पहले से भी वहां पे कई सारी पुलिस फोर्सेस मौजूद थी, जैसे ऐसे थी, स्टॉर्म ट्रूपर्स थी, गेस्टापोस थी, और भी कई सारी पुलिसेस थी. ये सारी पहले की थी. सिक्योरिटी सर्विसेज भी थी वहां पर. इन सब के अलावा भी उसने अपनी स्पेशल सर्विलेंस टीम बनाई थी. और आप जानते हैं क्यों? सिंपल, अपने हिसाब से रूल करवाने के लिए. और हिटलर ने उन फोर्सेस को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दे रखी थी. जरा वर्ड समझना, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मतलब
एक तरीके से वो जो चाहे वो कर सकते हैं। नाजी सबसे भयानक क्रिमिनल निकल कर आए थे जर्मनी के अंदर। जो भी उनके खिलाफ बोलता था वो बचता नहीं था, उसे मार दिया जाता था। उन्हें गैस्टापोस भेज दिया जाता था, वहां पे टॉर्चर चेंबर बना रखे थे, वहां पे लोगों को मारा जाता था। कंसंट्रेशन कैंप्स बना रखे थे जहां से लोगों को निकाला नहीं, मतलब वहां पे उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। और ये पुलिस फोर्स थी वो बहुत निर्दयता से रूल करती थी, क्योंकि इन्हें जर्मनी में भय फैलाना था, डर फैलाना था। क्योंकि डर होगा तभी लोग डरेंगे लोगों से और इनकी बात मानेंगे, और इसी तरीके से डिक्टेटर रूल करते हैं। यही किया हिटलर ने। हिटलर का एक पार्ट मैंने आपको समझा दिया। अब चलिए देखते हैं हिटलर ने देश के लिए क्या क्या किया, अच्छे काम क्या क्या किए उसने। हिटलर ने एक इकोनॉमिस्ट को अपने यहां पे काम पे रखा था। एक इकोनॉमिस्ट, इसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन बड़ा अलग अलग होता है। मैं जो बोलता हूं वो है हजालमेर सेट, कुछ बोलते हैं हेजलमेर सेसेट। इससे आप स्पेलिंग सही लिख लोगे हेजलमेर सेसेट से, लेकिन हेजलमेर हजालमेर सेट कहते हैं उसे। इससे एक दिया गया कि आपको देश को डेवलप के लिए कुछ प्रोग्राम्स बनाने। देखो इकोनॉमिस्ट कौन होते हैं, क्योंकि हर काम में एक पर्सन एक्सपर्ट होना चाहिए। जो एक्सपर्ट होता है वही काम अच्छी तरीके से कर सकता है। ऑपरेशन तो हर कोई कर सकता है, कट तो हम भी लगा के उसे सिल सकते हैं सुई डोरे से, लेकिन डॉक्टर जो होते हैं वो सब चीज को ध्यान से करते हैं ना। तो डॉक्टर वाज एन एक्सपर्ट इन डूइंग द ऑपरेशंस एंड वी आर एक्सपर्ट इन अदर एक्टिविटीज। तो इसी तरीके से हर काम के लिए अपना अपना एक अलग एक्सपर्ट होता है। तो ये एक इकोनॉमिस्ट था और इसे काम मिला था देश के डेवलपमेंट के लिए, और इसने भी प्लान बताया कि आप मुझे फंड दो, मैं यहां पे लोगों को काम दूंगा। इसका मेन मुद्दा था फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल प्रोडक्शन, फुल एम्प्लॉयमेंट। पूरी इंडस्ट्रीज भरपूर काम करें, सब चलें तो सबको काम मिलेगा। और इसके इस स्कीम के तहत जर्मनी की दो सबसे फेमस चीजें सामने निकल कर आई थी। एक तो जर्मन सुपर हाईवेज, उसमें सोचते भी नहीं थे लोग कि सुपर हाईवेज भी कुछ होता होगा। और दूसरा पीपल्स कार, फॉल्क वैगन, प्रोनाउंसिएशन फॉल्क वैगन है, वॉल्क्स वैगन कहते हैं बहुत से, फॉल्क वैगन। आपने देखा भी होगा हमारी इंडिया में बहुत सारी इसकी कारें चलती हैं। ये किया था हिटलर ने एक इकोनॉमिस्ट के द्वारा। अब हिटलर क्या था, वो तो भाई लड़ाई करने वाला इंसान, वो कहाँ शांति प्रिय बात है करके कि चलो देश में एम्प्लॉयमेंट करवाते हैं, इस चीज से बिलीव नहीं करता था। सबसे पहले हिटलर निकल पड़ा अपनी तरक्की की राह पर। हिटलर ने सोचा कि केवल एक ही तरीका है लड़ाई। सबसे पहले उसके देश में जो लीग ऑफ नेशन थे ना, जो कई सारे देशों ने अपने अपने समूह बना रखे थे 1933 में, उन्हें गेट आउट कर दिया कि चले आओ मेरा देश छोड़कर। उसके बाद उसने रिहाई लैंड को अपने कब्जे में ले लिया 1936 में, और फिर उसके बाद उसने ऑस्ट्रिया जर्मनी को एक कर दिया 1939 में। एक स्लोगन दिया उन्हें, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। हम सब एक ही लोग हैं, हमारा एक ही एम्पायर है और हमारा एक ही लीडर है। कौन? हिटलर। ये स्लोगन दिया गया। और उसके बाद फिर वो सुडेटलैंड होते हुए चेकोस्लोवाकिया गया, ये भी जर्मन स्पीकिंग नेशन थे। और फिर उसके बाद इससे सपोर्ट कर रहा था ब्रिटेन, क्योंकि उसे लगता था कहीं ना कहीं गलत हुआ है वर्सलीज ट्रीटी में जर्मनी के साथ, इसलिए इसको उसका फायदा ही मिलना चाहिए। इंग्लैंड उसे अपना अनस्पोकन सपोर्ट दे रहा था, मतलब चुपचाप, किसी के सामने नहीं आ रहा था। और हिटलर की जो सक्सेस थी ना, जनता को ऐसा लग रहा था कि अब देश का भविष्य बदलने वाला है, बदलने वाला है। क्या वाकई में बदलेगा? चलिए देखते हैं आगे क्या होता है इस कहानी में। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आने वाली हैं अभी। हिटलर रुका नहीं, और हिटलर ऐसे इंसान को और कोई एडवाइस दे तो बताओ वो क्या करेगा? एडवाइस सुनेगा नहीं वो किसी की। इसी चीज को एडवाइस दिया था हजालमेर सेट ने। उसने कहा कि सर देखो, देश में पैसे की भारी कमी चल रही है, और अगर आप वॉर लड़ोगे तो पैसे की कमी और ज्यादा हो जाएगी। और हिटलर को कॉशियस पीपल अपने यहां पे पसंद नहीं थे, क्योंकि वो कहता था लड़ाई मत करिए, देश का डेवलपमेंट कराइए, लड़ाई में पैसा ज्यादा खर्च होता है, मेरे पास पैसा नहीं आएगा तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। किस्मत अच्छी थी उस हजालमेर सेट की, उससे कहते कि मेरा देश छोड़ के चले जाओ तुम, मरवाए नहीं, बहुत समझ लो, कह दिया। और वो अपने मेन मकसद की तरफ निकल पड़ा। उसका यह मानना था कि मैं दुनिया पे कंट्रोल करूंगा, पूरे दुनिया पर। यही एक तरीका है जिससे मैं अपने देश की अर्थव्यवस्था को सही कर सकता हूं। सही। उसने क्या किया, अपनी टेरिटरी को बढ़ाना शुरू किया।
अपनी टेरिटरी को। सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड को पोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया, और जैसे पोलैंड के ऊपर अटैक हुआ तो फ्रांस में और इंग्लैंड में लड़ाई छिड़ गई आपस में ही, क्योंकि इंग्लैंड सपोर्ट कर रहा था और फ्रांस सपोर्ट नहीं कर रहा था। सितंबर 1939 में एक ट्राइपैरिटी पैक्ट साइन हुआ था 3 देशों के बीच में, इटली, जर्मनी एंड जापान, जिससे जापान की पावर को और ज्यादा बढ़ गया था, और ज्यादा मजबूती मिली थी, और हिटलर एक इंटरनेशनल पावर का दावा करता था कि मैं दुनिया में सबसे बड़ी पावर बन चुका हूं। उसके जो पपेट रूलर थे भाई, जो से डर गए थे या उसकी गुलामी स्वीकार कर ली थी, वो सब उसका सपोर्ट कर रहे थे। 1940 आते आते हिटलर वॉज एट द पिनिकल ऑफ हिज पावर। हिटलर अपने पावर की टॉप पर पहुंच चुका था, टॉप पर। जरा सोचिए, ये एक पहाड़ है, यहां हिटलर खड़ा है अपने पावर पे, और वहां से भी उछलेगा तो क्या होगा? यही हुआ आगे, समझ गया लगता है आप। जब, अब मैं ऐसा एग्जांपल नहीं दे सकता हूं, कुछ ऐसी चीजें भी आ सकती हैं इसमें। जर्मनी हार गई, हारी नहीं, कैसे हारी चलिए देखते हैं। अब हिटलर का नेक्स्ट टारगेट था ईस्टर्न यूरोप, और ईस्टर्न यूरोप में सोवियत यूनियन भी आता था, जिसे हम यूएसएसआर कहते हैं, फिर रशिया भी कहते हैं। वो वाले पार्ट पे भी वो कब्जा करना चाहता था, उसका बहुत बड़ा सपना था कि उस पे भी कब्जा करूं, उस पे भी कब्जा करूं। ये उसका हिस्टोरिकल ब्लंडर कहा गया था, सबसे बड़ी मूर्खता कही गई थी उसकी लाइफ की। उसने ऐसा करना चाहा, वो गया भी, उसने अटैक भी किया। वेस्ट फ्रंट खाली हो गया इंग्लैंड के लिए, वो वहां से बॉम्बिंग करने लगा, और जो ईस्टर्न फ्रंट था वो सोवियत आर्मी के सामने। सोवियत आर्मी की जो रेड आर्मी थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी, और उसने उसे इतना धोआ उसकी टीम को, हिटलर की, एक क्रशिंग ह्यूमिलेटिंग डिफीट दी, और भगा भगा कर उसके देश पहुंचा दिया था, पीछे भागे थे उसके। और जो भी जर्मनी कब्जे में था, जो पोलैंड वगैरह, वो सब ईस्टर्न यूरोप का बहुत सारा पार्ट रशिया ने अपने कब्जे में ले लिया था। देखो, एक मूर्खता कर दी, उसकी सारी पावर चली गई। ये थी जर्मनी की कहानी। इस कहानी में कहीं भी अमेरिका नहीं आया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी आपने देखा होगा 1970 में अमेरिका ने पार्टिसिपेट किया था। America was not interested in any kind of the war because he believed that the war is just for financial draining of a country. उसका मानना था कि पैसे बर्बादी होती है केवल वॉर से। वो लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहता था, इवन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑल्सो। और जो जापान था वो ज्यादा फुदक रहा था, उसने फ्रेंच इंडो चाइना पे कब्जा कर लिया था। फ्रेंच इंडो चाइना वो हमारे वियतनाम वगैरह के इलाके आते हैं। और उसका नेक्स्ट टारगेट था अमेरिका का पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर वो जगह होती है जहां पर नेवी कैंप्स थी अमेरिका की। हार्बर वो समुद्र के आसपास का इलाका, पर्ल हार्बर कहा जाता था उस एरिया को। इसके ऊपर तो एक मूवी भी बनी है, बहुत अच्छी मूवी है। उसमें दिखाया गया था कि कैसे सुबह होने से पहले ही हजारों की संख्या में जापान के प्लेन्स आए थे बॉम्बिंग करने के लिए उस एरिया, और पूरा तबाह कर दिया था, पूरा बर्बाद कर दिया था। अमेरिका को उसने उठा दिया, वर्ल्ड वॉर में शामिल करवा दिया जापान ने, और फिर उसका भुगता भी। तो फिर 1945 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो उसके बाद अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब गिराए थे, इसी वजह से गिराए थे उसने। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट द जर्मनी एंड द जापान। ये मैंने आपको जर्मनी की हिटलर की पूरी कहानी सुना दी। अब तक मैंने हिटलर की केवल वो चीजें दिखाई हैं जो वो कर रहा, मतलब उसने देश के लिए की या फिर अपनी पावर बढ़ाने के लिए की। लेकिन उसने गलत क्या किया, अमानवीय क्या किया उसने इतनी जनता को मारा तो क्यों मारा? याद है वो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, इतने सारे लोगों को मारा था क्यों? बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, और लाइक भी नहीं करते हैं आप लोग। मैं वीडियो में कभी कहता नहीं हूँ, लेकिन सपोर्ट एक चीज़ होनी चाहिए हमारे लिए भी। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़। थैंक यू सो मच।